गाइस, मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके जीके और कंपटीशन वगैरह, अगर किसी भी चीज़ में तैयारी कर रहे हो आप, CHSL वगैरह, MTS वगैरह, SSC, दिल्ली पुलिस वगैरह का किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें आपका ये टॉपिक काम आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार। आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं और कौन से होते हैं, कितने प्रकार हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ नोट करते चलना, आसान भाषा में बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो दोस्तों, मौलिक अधिकार जैसे कि आप सब जानते हैं, पहले भी पढ़ रखे हैं 11वीं 12वीं में वगैरह में, 11वीं में, कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे अधिकार होते हैं। ये अधिकार भाई मिलता कहाँ से? तो ये अधिकार कहाँ से मिलता है दोस्तों? संविधान से मिलता है ना? क्योंकि सारा जो अधिकार देता है, चाहे हमें दे चाहे सरकार को, कोई सा भी दे, वो कौन देता है? संविधान तय करता है, सारा संविधान ही देता है ना? संविधान क्या है? नियम और कानूनों का एक किताब है, सारा यही तय करता है, यही देता है सब कुछ, अधिकार वगैरह। अब देखो ये मौलिक अधिकार ना, देखो मौलिक अधिकार का डेफिनेशन क्या है? मौलिक अधिकार जो है ना भाई, वो ना संविधान द्वारा दी जाती है देश के नागरिकों को। ठीक है, देश के नागरिकों को संविधान द्वारा दी जाती है मौलिक अधिकार। जो 6 मौलिक अधिकार, पहले 7 थे अब 6 हो गए। ठीक है, उन सबका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। और ये मौलिक अधिकार संविधान देता है और साथ साथ ये संविधान ना सुरक्षा भी देता है। कमाल का है ना, कि अगर कोई अगर कोई छीनता ना भाई, तुम इसे प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकते हो, कोर्ट में गुहार लगा सकते हो, अपील याचिका दायर कर सकते हो। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? अब देखो हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो ये स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार का। देखो मौलिक अधिकार क्या है ना, 2 से 3 नाम है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार भी बोलते हैं, साथ साथ इसे अधिकारों का घोषणा पत्र भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकारों का घोषणा पत्र मतलब कि भाई इस नाम से भी जाना जाता है इसे। पता है क्यों अधिकारों का घोषणा पत्र इसलिए बोलते हैं? क्योंकि संविधान में मौलिक अधिकार की एक लिखित सूची बनाई गई है और संविधान द्वारा सुरक्षा भी दी गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र है ये। ठीक है, अब देखो मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से अनुच्छेद के तहत मिलता है? भाई 12 से 35 तक के बीच में मिलता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो फर्स्ट हमारा समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, नाम से पता चल रहा है समानता का अधिकार मतलब बराबरी है ना, भेदभाव नहीं। कि भाई अनुच्छेद, समानता का अनुच्छेद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 14 से 18। अब हम जानेंगे 14 से 18 एक एक करके क्या क्या दिया हुआ है। देखो अनुच्छेद 14 में क्या बता रखा है भाई? विधि मतलब कानून के समक्ष सभी समान होंगे। समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा पुलिस वगैरह। और राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और पुलिस सबको समान सुरक्षा देगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर होंगे। ठीक, अब आगे क्या है? अनुच्छेद 15। इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 15 में देखो दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग, रंग, जाति, धर्म, जाति, लिंग, रंग और जन्म स्थान, इस पर भेदभाव नहीं करना है। क्या लगा? निषेध लगा। निषेध मतलब रोक है कि भाई किसी भी क्षेत्र में आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, ना आप धर्म पे भेदभाव करेंगे, ना जाति पे, ना लिंग पे, ना रंग पे, ना जन्म स्थान पे। ठीक है, व्यक्ति के साथ बराबर का व्यवहार रखना है, किसी तरह का भेदभाव नहीं होएगा, यह अनुच्छेद 15 कहता है। 16 देखो, 16 में क्या? अवसर की समानता। हाँ दोस्तों, अवसर मतलब बराबर काम करने का मौका देना। ठीक है, अवसर की समानता का मतलब बराबर काम करने का मौका देना, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना किसी के बीच। ठीक है, राज्य सरकार जो भी वैकेंसीज वगैरह निकालती है या जो भी नियुक्ति करती है, जो भी पद देती है किसी को भी, तो यहाँ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको बराबर का मौका दिया जाएगा। अगर व्यक्ति के पास काबिलियत है, योग्यता है, स्किल है तो। समझ में आ गया? ये नहीं कि भाई लड़की है लड़कों को दी जाएगी, लड़की को नहीं दी जाएगी। समझ में आ गया? अब
आगे अनुच्छेद 17, इसमें कहता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, छुआछूत पहले बहुत ज़्यादा चलता था ना, भाई छू देते थे एक जाति के दूसरे जाति के लोग, एक धर्म से दूसरे धर्म के लोग, तो अपवित्र हो जाते थे। सामानों वगैरह को छू दिया तो अपवित्र हो गया, तो इसको भी अपराध माना गया है। अगर ऐसा कोई करते हुए कहीं पाया जाता है तो फिर क्या होगा, दंड दिया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, इसका अंत हो गया अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, भाई उपाधियों का अंत। अब ये उपाधि का अंत, इसमें कहता है कि पहले राजा महाराजा ना किसी भी तरह को उपाधि देते थे, है ना, प्रसिद्ध करने के लिए, तो उसका अंत किया गया। बोला गया कि भाई अब ना सिर्फ राज्य सरकार सिर्फ सेना में और विधा में, सेना में और विधा में, इन्हीं दोनों में उपाधि दे सकते हैं, बाकी किसी भी क्षेत्र में नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे राष्ट्रपति जी देते हैं ना पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड, परमवीर चक्र, तो ये सब उपाधि मिलती है उनको सेना क्षेत्र में। समझ में आ गया। जैसे कोई वीरता का काम करता है तो वीर, परमवीर चक्र दिया जाता है ना। क्लियर है, तो बस वो सब दिए जाएंगे, बाकी का अंत हो गया। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी अगर कोई आपका डाउट हो इसमें तो आप पूछ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा सेकंड है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद किसमें मिलता है, 19 से 22 में। अब एक एक करके जानेंगे, ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। अनुच्छेद 19, भाई 19 में कहता है बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, आने भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी कोने में आप रहो, फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, चाहे साउथ में जाओ, चाहे ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, कहीं भी जाओ। ठीक है दोस्तों, कहीं भी सभा बनाओ, आओ जाओ, घूमो फिरो, कहीं भी रहो। ठीक है, आपको हर चीज की स्वतंत्रता है, कोई भी काम, कोई भी पेशा, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। समझ में आ गया दोस्तों, आसान है, हो जाएगा ना। आप कोई सा भी काम कर सकते हैं, मना थोड़ी कहीं करता है कोई, स्वतंत्रता है आपको, फ्रीडम है, करिए ना आप। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 अब देखते हैं। अनुच्छेद 20 में ना अपराधों के लिए कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, दोष सिद्धि के संबंध में ना उसको संरक्षण दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको कुछ सुरक्षा दी गई है, उसको कुछ अधिकार है। इसको घुमा के समझने के लिए आपने अगर 11वीं में पॉलिटिकल पढ़ा है तो आपने शायद ध्यान दिया हो, अभियुक्त, अभियुक्त मतलब आरोपी, आरोपी के क्या अधिकार है इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति आरोपी माना जाता है या आरोपी बना दिया गया है, ठीक है, तो उसके क्या अधिकार है। अनुच्छेद 20 में देखो, पहला कहता है कि भाई किसी भी एक व्यक्ति को ना एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगा, ये नहीं एक बार क्राइम किया तो उसको 2-3 बार सजा दे रहे हैं। समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। एक भी कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको एक क्राइम का एक ही सजा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक ही सजा मिलेगा, बार बार नहीं। आगे क्या कहता है, भाई अब व्यक्ति जो गिरफ्तार व्यक्ति है, अभियुक्त मतलब आरोपी, वो अपने विरुद्ध साक्ष्य या गवाही नहीं दे सकता अपने खिलाफ, है ना। कोर्ट में खुद व्यक्ति गवाही नहीं दे सकता, किसी और को पेश करना होगा। ये नहीं, अगर गवाही देने का अधिकार हमें खुद अपने आप में ही हो गया तो हर कोई आरोपी क्रिमिनल बोलेगा मैं तो ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, है ना। समझ में आ गया। इसीलिए कहता है कि यहाँ खुद अपने आप साक्ष्य मतलब गवाही नहीं दे सकते अपने खिलाफ, अपने विरुद्ध में। ठीक है, समझ में आया। आपको किसी और को पेश करना होगा। ये हमारे संरक्षण के अधिकार है, बचाव के अधिकार है। आगे कहता है अपराध करने का जो समय था ना, मतलब जिस टाइम आपने अपराध किया, कोई क्राइम किया है, कोई भी क्राइम किया आपने, तो जो समय उस टाइम पे जो चल रहा था कानून, उसी टाइम उसी हिसाब से आपको दंड मिलेगा। ये नहीं कि आपने जब अपराध किया तो उस टाइम पे जो कानून था, है ना, और अब कानून में कुछ बदलाव आ गया तो इसके हिसाब से नहीं मिलेगा। वर्तमान के हिसाब से, कहने का मतलब है वर्तमान के हिसाब से अगर मान लो कानून बदल गया है, ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि भाई अगर कोई
कोई चोरी का केस है, ठीक है, या मारामारी का केस है, लड़ाई झगड़ा का केस है। अब लड़ाई झगड़े के केस में जब उसने किया था, मतलब कई मान लीजिए 5 साल पहले बोल देते हैं, ठीक है, ये एक साल पहले भाई मारपीट का जो था ना, सपोज दैट मारपीट का जो एक मान लेते हैं मारपीट के लिए 5 साल की सजा थी, ठीक है, 5 साल की सजा। तो जब इसने क्राइम किया ना, उस हिसाब से जो कानून चल रहा था उसी हिसाब से दंड देगा। ये नहीं वर्तमान में मान लो 1 साल बाद, वर्तमान ये 1 साल पहले का बता रहा हूँ, और 1 साल अभी फिलहाल में मान लीजिए 7 साल हो गया है, ठीक है, 7 साल। तो वर्तमान के हिसाब से इसको नहीं बनाया जाएगा कि भाई वर्तमान में ये है, वर्तमान के हिसाब से इसको दंड दो, तो ऐसा सीन नहीं है। जब उसने क्राइम किया था और क्राइम के दौरान जो लॉ चल रहा था, जो नियम कानून था, उस हिसाब से दंड दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था इसके तहत। आगे है अनुच्छेद 21। इसमें कहता है, बहुत आसान है भाई, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए ना मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, उनको पैसे नहीं लिए जाएंगे और अनिवार्य शिक्षा होगी, सभी को शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, अनिवार्य होगा, मुफ्त होगा, पैसे वैसे नहीं लेंगे। आप देखते हो ना, पहली से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है, 8वीं के बाद थोड़ी बहुत फीस लेना वगैरह स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। इसमें क्या कहता है भाई? इसमें कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके विरोध में आप क्या क्या संरक्षण उपाय कर सकते हैं। देखो, उस व्यक्ति को ना सबसे पहले जिसको उठाया, मान लीजिए किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे उसके वो आपने वो पढ़ा होगा निवारक नज़रबंदी, शक के आधार पर गिरफ्तार जो कर लेते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को उठा लेते हैं ना, तो उसको हिरासत में ले जाने का पहले तो कारण पूछेगा, कारण बताएगा, है ना। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को उठा के ले जाता है पुलिस, तो उसको बताने का हक है और उसको पूछने का भी हक, अधिकार है, भाई किस हिसाब से उठा रहे हैं आप, ठीक है, क्या किया है मैंने। और पुलिस वाले का काम, अधिकार है बताना, और आपका भी काम है जानना, भाई आपको हिरासत में लिया है तो कारण बताएगा किस लिए लिया है। और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थित करेगा अदालत में। समझ में आ गया दोस्तों? 24 घंटे के भीतर अगर क्रिमिनल के खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो रखा जाएगा, आगे कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो छोड़ दिया जाएगा। आगे कहता है आप अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का अधिकार रखते हैं। बस समझ में आ गया भाई, अपने मनपसंद वकील कर सकते हैं सलाह लेने के लिए, या एक तरह से अपने आप को छुड़वाने के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़े, समझ रहे हो आप? देखते हैं दोस्तों, अगला जो मौलिक अधिकार है हमारा, वो है 3rd, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद कौन सा मिलता है? 23 से 24। अब देखो, अनुच्छेद 23 में बताया गया है शोषण के विरुद्ध, मतलब किसी का शोषण ना करना, अत्याचार वगैरह ना करना है। देखो 23 में बताया गया है कि भाई मानव के दुर्व्यवहार पर रोक लगा, बलात् श्रम का निषेध। भाई इसका मतलब होता है मानव के दुर्व्यापार, कि मानव का बहुत ज़्यादा ना पहले व्यापार किया जाता था, वस्तु के जैसे खरीदा बेचा जाता था, ठीक है, मानव को वस्तु की तरह खरीदा बेचा जाता था, उस पर रोक लगा। और आगे बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का मतलब होता है दोस्तों कि मुफ्त में बंधुआ मजदूरी करवाना, एक तरह से पैसे ना देना। समझ में आ गया? इस तरह का अत्याचार करना, मजदूरों का शोषण ना करना, इस पर रोक लगा। ठीक है दोस्तों, निषेध। आगे अनुच्छेद 24, इसमें ना ये बताया गया कि भाई 14 साल के कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों पर नहीं लगाया जाएगा, निषेध है। अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसको दंड दिया जाएगा। खतरनाक काम जैसे खाद्यान्न वगैरह में, इलेक्ट्रिशियन वगैरह में, ठीक है, घर निर्माण कार्य में, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है, जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है दोस्तों, खतरनाक काम पे नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई पकड़ा गया तो दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसको रोक दी लगाया गया। आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 25 में क्या बताता है? भाई किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है हर किसी को। कोई भी व्यक्ति अब कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, फैला सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी व्यक्ति धर्म अपना बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है
अनुच्छेद 26, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, कि भाई कोई भी व्यक्ति ना अपने धर्म के कार्यों का कोई भी प्रबंध कर सकता है, धर्म के लिए शिक्षण संस्थान वगैरह ये सब खोल सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आगे अनुच्छेद 27, इसमें कहता है कि भाई राज्य द्वारा ना कर देने के लिए कोई भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा जबरदस्ती, जो किसी धर्म वगैरह के खिलाफ या रिलेटिव आती हो। ठीक है, आगे अनुच्छेद 28, इसमें बताता है कि भाई किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी एक धर्म पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे स्कूल हो, चाहे ट्यूशन वगैरह इंस्टीट्यूट हो, राज्य द्वारा कहीं भी मान्यता वगैरह प्राप्त हो, तो कोई भी शिक्षण संस्थान में किसी एक धर्म के ऊपर शिक्षा नहीं दी जाएगी, इस पर रोक लगाया गया। ठीक है, ऐसा अगर कोई करते हुए पाएगा तो दंड दिया जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 5वां, 3rd हो गया, 4th हो गया, है ना। अब आ गया 5th क्या है भाई, संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन मिलता है। अब देखो अनुच्छेद 29 में यह बताया गया है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब कौन होते हैं दोस्तों, जिसकी संख्या कम हो, और बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या अधिक हो। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण देने की बात कही गई इसमें। भाई अल्पसंख्यक जो पीछे उनके वर्गों के हितों की संरक्षण, उसके लिए बचाओ, सुविधा दी जाएगी उनको। नेक्स्ट क्या भाई, अनुच्छेद 30, इसमें बताया गया कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का खुली छूट अधिकार है उनको, क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं, तो वो अपने शिक्षण संस्था में खोल सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं, और सरकार द्वारा अनुदान भी दिए जाएंगे। ठीक है, और अनुदान देने में सरकार भेदभाव नहीं करेगी कि भाई ये अल्पसंख्यक इनको नहीं देंगे, हम बहुसंख्यक वालों को देंगे, ये भेदभाव सरकार नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 6ठा, ये तो हमारा हट गया, संपत्ति का अधिकार। वैसे मौलिक अधिकार हमारा मूल अधिकार जो कितने थे पहले, 7, अब हो गए हमारे 6। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार ये जो था हमारा अनुच्छेद 31 में था, जो इसको हटा दिया गया है। इस अधिकार को ना दोस्तों 1978 में 44वां संशोधन मतलब संविधान में बदलाव करना, संविधान में बदलाव करके इस मौलिक अधिकार की सूची से इसको हटा दिया गया। मौलिक अधिकार का ना एक लिस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, एक लिस्ट होता है जहाँ पे सारे मौलिक अधिकार लिखे होते हैं। तो संपत्ति के अधिकार देखो, इसको इसीलिए हटाया गया ना, संपत्ति का अधिकार विकास के कार्यों में ना ये बाधा डाल रही थी। मान लो किसी के यहाँ से रोड बनाना है या रेल की पटरी बिछानी है, तो किसी की संपत्ति खेत या जमीन या घर वगैरह आता था तो वो देते नहीं थे, जिससे वहाँ पे विकास नहीं हो पाता था। तो ये विकास के कार्यों में ना बाधा डाल रही थी। अब सरकार ने क्या किया, इसको हटा ही दिया मौलिक अधिकार की सूची में से। ना रहेगा बीन ना बजेगी मतलब ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुली, तो इसको हटा दिया। भाई विकास के कार्यों में ये अधिकार बाधा डाल रही है, इसको हटाओ। तो इसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया, मतलब सरकार जब चाहे तब किसी भी संपत्ति ले सकती है और बदले में मुआवजा दे सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर कोई मना कर देता था, भाई हम नहीं देंगे अपनी संपत्ति, हम अपना खेत नहीं देंगे, हम अपना घर नहीं देंगे यहाँ से। ठीक है, चाहे डेवलप हो ना हो, इसलिए हटा दिया। संविधान के अनुच्छेद 300 ब्रैकेट क या ब्रैकेट ए भी बोल सकते हो आप, ए के अंतर्गत ना इसे कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई, मतलब कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। ठीक है, क्योंकि जब तक ये मौलिक अधिकार में था उसकी लिस्ट में, तब तक तो ये सरकार नहीं छीन सकती थी उनकी संपत्ति। ठीक है, अब ये कानूनी अधिकार बना दिया, मतलब कानून जब चाहे तब ले सकती है इसको। समझ में आ गया? संपत्ति का अधिकार देखेंगे जब तक इसको करो, फिर टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो आगे है ना हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमें इसका अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 32 में। समझ में आ गया दोस्तों? अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसा कि नाम से पता चल रहा है संवैधानिक उपचार, उपचार मतलब होता है इलाज करना। सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकार है ना दोस्तों मौलिक अधिकार में से, वो यही अधिकार है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि यह वही अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी अधिकार को ना भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा दोस्तों? संविधान की आत्मा और हृदय का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, संविधान की आत्मा और हृदय का है। कौन से अधिकार को? संवैधानिक उपचार के अधिकारों को। क्यों कहा है? भाई यही अधिकार है जो हमें
व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार के छीने जाने से यही वो अधिकार है जो बचाता है, क्योंकि इसी अधिकार के तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है अनुच्छेद 32 में। अब सर्वोच्च न्यायालय उस छीने गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए ना 5 प्रकार की रिट जारी करती है। क्या करती है दोस्तों? 5 प्रकार की रिट। अब रिट क्या होता है भाई? रिट होता है सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारों को जो निर्देश देती है ना, क्या देती है? निर्देश। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो निर्देश दिया जाता है राज्य सरकारों को, उसको बोलते हैं रिट। रिट का डेफिनेशन पता लग गया भाई? मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय निर्देश जारी करता है उसे बोलते हैं रिट। ये 5 प्रकार की रिट होती है। कितने दोस्तों? 5। देखो डेफिनेशन मैंने बोल रहा हूँ, ये तो आपको समझने के लिए अपनी भाषा में मैंने लिख दिया थोड़ा बहुत, बाकी इससे आगे भी और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करवाऊंगा, आप लिख लेना। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट। समझना दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को, बंदी मतलब वाली बंदी नहीं, बंदी मतलब कैदी, प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष करो, उपस्थित करो कोर्ट में। ठीक है। 24 घंटे के भीतर जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में उपस्थित करवाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिलता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी, नहीं तो उसे छोड़ दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दी जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट है, अच्छा ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो, आरोपी को कोर्ट में पेश करना। ठीक है। अगर उसके खिलाफ सबूत मिलता है तो भाई आगे की कार्रवाई, नहीं तो फिर छोड़ो। समझ में आ गया? लिख लेना। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश मतलब परम आदेश जारी करना। देखो दोस्तों, कोई पदाधिकारी मतलब कोई पोस्ट पे अगर कोई काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐंठा जोठी कर रहा है, मतलब अपने कर्तव्यों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अपने अधिकार जो उसको काम मिले उसको ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या करती है? परमादेश जारी करती है और उसे अपने अधिकारों का, कर्तव्यों का ठीक प्रकार से करने का अधिकार देती है। भाई कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक प्रकार से कार्य करो। ठीक है दोस्तों। आगे है निषेध आदेश। निषेध मतलब रोक लगाना आदेश। देखो ऊपरी अदालत क्या करती है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अपने से जो नीचे, इसके नीचे जो अदालतें होती है ना कोर्ट, इसके नीचे अदालतों में जो भी मुकदमा चल रहा होता है ना दोस्तों, उस पर रोक लगाती है कि भाई ये मुकदमे तुम्हारे अधिकार में नहीं है। कई कबार पता क्या करती है? छोटी अदालतें जो होती है ना, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब क्या करती है? बड़े बड़े मुकदमों की भी सुनवाई करने लग जाते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, उनके अंडर में नहीं होता। ठीक है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जब पता लगता है ना, तो वो क्या करती है? अपने पास मंगवा लेती है, उसको मना कर देती है, ओए तेरे अधिकार में नहीं है, निषेध। ठीक है, निषेध लगा देती है, रोक लगा देती है कि ये तेरे अधिकार में नहीं है भाई। समझ में आ गया? आगे है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति पद के लिए नियुक्त जो हो गया है, अगर वो कानूनी रूप से, है ना, कानूनी रूप से अगर उस पद के लिए कानूनी रूप से अगर उसको मान्यता नहीं है, तो वो अधिकार परीक्षा जारी की जाती है। ठीक है। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा चुन के आ गया, जो उसका कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से उस पोस्ट पर हक ही नहीं है, तो ऐसे में उसे काम करने के लिए रोका जाता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, कानूनी हक नहीं है तुम्हारा इस पर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है उत्प्रेषण रिट। समझना दोस्तों, उत्प्रेषण रिट, उत्प्रेषण मतलब अपने पास उठवा लेना, मंगवा लेना। इसमें ऊपरी अदालतें जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना दोस्तों, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय जो होती है वो क्या करती है? निचली अदालतों में जो लंबे समय से जो मुकदमा चल रहा होता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई इस मुकदमे का ना बहुत ज़्यादा समय हो गया है, अब इसको अपने पास मंगवाना ही पड़ेगा, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है, नई दिल्ली में स्थित है, और सुप्रीम कोर्ट को सबका कहना मानना पड़ता है, जो एक बार कह दिया। लेकिन लोअर कोर्ट में कई बार अपीलें चलती रहती है, इस वजह से केसेस पेंडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये क्या करती है? जब देखती है कि कोई मुकदमा जो लंबे समय से चल रहा है, उसको सीधा अपने पास मंगवा लेती है, हस्तांतरित करवा लेती है।
ठीक है, सीधा अपने पास मंगवा लेती है, ला दे मेरे को, तेरे बस की नहीं है अब मेरे को करने दे इस पर हिसाब किताब, ठीक है, अब मैं निर्णय दूंगा। समझ में आ गया दोस्तों? अगर कोई आपको ऐसा डाउट हो, समझ में ना आया हो इस मौलिक अधिकार टॉपिक में, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी चैनल में नए हो या कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए, नए नए टॉपिक को जानने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं।